नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पिछले 3 महीने में ऐसा तीसरी बार हुआ है जब कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा में मौजूद कैप्स कैफे पर गोलियां चलाई गईं। हालांकि तीनों ही बार गोलियां रात के अंधेरे में तब चलाई गईं जब कैफे बंद था, लिहाजा किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पर आखिर वो कौन लोग हैं जो कपिल शर्मा के कैफे को लगातार निशाना बना रहे हैं और वो चाहते क्या हैं? तो पेश है शूटआउट की पूरी इनसाइड स्टोरी। यही वो तारीख थी जब कॉमेडियन कपिल शर्मा ने सरे में अपना पहला कैफे खोला था, कैप्स कैफे। ये उसी की ओपनिंग सेरेमनी की तस्वीर है। कैप्स कैफे को खुले हुए अभी सिर्फ 6 दिन हुए थे। कार में बैठकर कुछ लोग एक शूटआउट शूट कर रहे थे। उसका निशाना कार के बाहर वही कैप्स कैफे की दीवारें। 6 गोलियां दीवारों पर दागने के बाद कार और शूटर दोनों मौके से निकल जाते हैं। पहले 2 शूटआउट की तरह इस बार भी शूटआउट के फौरन बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली गई। ये पोस्ट गोल्डी ढिल्लो और कुलदीप सिद्धू नेपाली की तरफ से डाली गई थी। इस पर लिखा है, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। आज जो कैप्स कैफे सरे में 3 बार फायरिंग हुई है, उसकी जिम्मेदारी में कुलवीर सिद्धू और गोल्डी ढिल्लो लेते हैं। हमारी आम जनता से कोई दुश्मनी नहीं है। जिनसे हमारा झगड़ा है वो हमसे दूर रहे। जो लोग अवैध 2 नंबर का काम करते हैं, लोगों से काम करवा कर पैसे नहीं देते हैं, वो भी तैयार रहे। जो भी बॉलीवुड में धर्म के खिलाफ बोलते हैं, वो भी तैयार रहे। गोली कहीं से भी आ सकती है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय श्री राम, सत श्री अकाल, राम राम सारे भाइयों को। आज ये जो कपिल शर्मा के कैप्स कैफे सरे में फायरिंग हुई है, इसकी जिम्मेवारी मैं, गोल्डी ढिल्लो, लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेते हैं। इसको हमने कॉल की थी, इसको रिंग सुनाई नहीं दी तो कार्रवाई करनी पड़ी। अब भी रिंग नहीं सुनेगी तो नेक्स्ट कार्रवाई जल्द ही मुंबई में करेंगे। रीव अंकित भादु शेरेवाला, जितेंद्र गोगी मान ग्रुप, काला राणा, आरजू बिश्नोई, शुभम लोनकर, हैरी बॉक्सर, साहिल दुहान पेटवा। जिस गोल्डी ढिल्लो ने कैप्स कैफे पर हमले की जिम्मेदारी लेते हुए यह बयान जारी किया, उसके सोशल मीडिया के डीपी पर लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर है। वो खुद भी लॉरेंस से जुड़ा होने का दावा करता है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। इस बयान के कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया पर हैरी बॉक्सर नाम का एक शख्स एक ऑडियो मैसेज जारी करता है। इस ऑडियो मैसेज में वो बाकायदा डिटेल में कैप्स कैफे पर गोली दागने की वजह बताता है। यह है वो हैरी बॉक्सर। इस धमकी भरी आवाज के साथ ये मैसेज ये भी साफ कर देता है कि कपिल शर्मा के कैफे पर गोलियां इसलिए बरस रही है क्योंकि कपिल की सलमान से नजदीकियां हैं। सलमान खान अक्सर कपिल शर्मा के शो में नजर भी आते हैं। पर सवाल यह है कि क्या सिर्फ सलमान से नजदीकियों की वजह से कपिल शर्मा लॉरेंस गैंग के निशाने पर है? और क्या सचमुच कनाडा में कपिल के कैफे पर जो 3 बार गोलियां चली वो लॉरेंस के इशारे पर चली, या फिर लॉरेंस के नाम पर कोई और ही खेल कर रहा है? जिस हैरी बॉक्सर ने कपिल शर्मा के कैफे पर शूटआउट की जिम्मेदारी ली है, उसका असली नाम हरिचंद है। राजस्थान के अलवर का रहने वाला हैरी बॉक्सर 2004 में ही गैरकानूनी तरीके से देश से बाहर निकल गया था। कहते हैं कि इस वक्त वो अमेरिका में रहकर लॉरेंस गैंग के लिए काम कर रहा है। दरअसल हैरी बॉक्सर अनमोल बिश्नोई का खास है। अनमोल बिश्नोई के भी अमेरिका में ही होने की खबर है। हैरी बॉक्सर अमेरिका में रहकर ही भारत और कनाडा में वसूली और धमकाने का काम कर रहा है। वैसे लॉरेंस की सलमान से दुश्मनी की कहानी नई नहीं है। चाहे गैलेक्सी अपार्टमेंट की दीवारों पर गोलियां बरसाने की बात हो, सलमान को बार बार धमकाने की, या फिर सलमान के करीबी रहे बाबा सिद्दीकी के कत्ल की, लॉरेंस गैंग हमेशा खुलेआम ये कहता रहा है कि जो भी सलमान के करीब होगा वो उसके निशाने पर होगा। जो सलमान के साथ काम करेगा वो भी उसके निशाने पर होगा। लेकिन क्या सिर्फ सलमान से नजदीकी की वजह से कपिल शर्मा लॉरेंस गैंग के निशाने पर आ गए, या वजह कुछ और भी है? बाबा सिद्दीकी को जिस तरह मारा गया, उसने पहली बार इस शक को यकीन में बदला था कि लॉरेंस गैंग सलमान के करीबियों को निशाना बना सकता है। अगर वजह यही है तो कपिल शर्मा को निशाना बनाकर भी लॉरेंस गैंग सलमान के बाकी करीबियों को एक तरह से चेतावनी दे रहा है।
सलमान के अलावा ये भी कहा जाता है कि लॉरेंस गैंग कपिल शर्मा के शो में सिख धर्म को लेकर एक मेहमान के जरिए टिप्पणी से नाराज है। दुश्मनी की एक वजह यह भी हो सकती है। सूत्रों की माने तो लॉरेंस गैंग के निशाने पर आने की तीसरी वजह कपिल शर्मा का स्टारडम भी हो सकता है। लॉरेंस गैंग अक्सर खासकर पंजाब से जुड़े उन सितारों को भी निशाने पर लेता रहा है जो उसका कहना नहीं मानते या फिर रंगदारी यानी एक्सटॉर्शन या जबरन वसूली की रकम नहीं चुकाते। कपिल शर्मा को निशाने पर लेने की एक वजह यह भी हो सकती है कि लॉरेंस गैंग की नजर शुरू से ही बॉलीवुड पर है। डी कंपनी की तर्ज पर लॉरेंस गैंग मुंबई अंडरवर्ल्ड पर अपनी बादशाहत कायम करने की ख्वाहिश जब तक जता चुका है। ये 90 के दशक के शुरुआत बॉम्बे की तस्वीरें हैं, उस बॉम्बे की जो अंडरवर्ल्ड और गैंग वॉर से परेशान था। दाऊद इब्राहिम तब तक एक बड़ा डॉन बन चुका था। ये वो दौर था जब तब के बॉम्बे और आज के मुंबई के सीने पर लगातार हर रोज गैंग वॉर या एनकाउंटर के नाम पर खून बहाए जाते थे। ये वो दौर था जब हर साल औसतन 100 से 125 लोग गैंग वॉर या एनकाउंटर के नाम पर मारे जाते थे। बॉलीवुड, बिल्डर, बार मालिक और छोटे बड़े बिजनेसमैन से एक्सटॉर्शन मनी वसूलना आम बात थी। तब मुंबई पुलिस पर चौतरफा दबाव था। इसी दबाव के चलते मुंबई पुलिस ने आखिरकार ये तय किया कि वो मुंबई से अंडरवर्ल्ड का सफाया करके रहेगी। इसी के तहत पहले एनकाउंटर की परंपरा की शुरुआत हुई, जिसमें 500 से ज्यादा गैंगस्टर पुलिस की गोलियों का शिकार बने। ऐसे कई एनकाउंटर पर सवाल भी उठे, लेकिन इन्हीं एनकाउंटर ने कई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को तब सुर्खियां भी दी। एनकाउंटर के साथ साथ अंडरवर्ल्ड पर लगाम कसने के लिए सख्त कानून की जरूरत महसूस हुई, तो महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी मकोका जैसे कानून लाए गए। धीरे धीरे ये तमाम कदम रंग दिखाने लगे। हजारों छोटे बड़े गैंगस्टर अब जेल में थे। 2000 आते आते धीरे धीरे अब मुंबई अंडरवर्ल्ड से क्लीन होती जा रही थी। नवंबर 2002 में आखिरी बार दाऊद गैंग या डी कंपनी की तरफ से मुंबई में कोई शूट आउट हुआ था। अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली के गैंग ने 2008 में मुंबई में आखिरी मर्डर किया था। 2011 में क्राइम जर्नलिस्ट जे डे का कत्ल वो आखिरी कत्ल था जो छोटा राजन गैंग के हाथों हुआ। गैंगस्टर अश्वनी नायक अंडरवर्ल्ड छोड़कर बिल्डर बन चुका था। 2002 में पुर्तगाल में गिरफ्तारी के बाद अबू सलेम का गैंग तितर बितर हो चुका था। कुल मिलाकर 1-2 को छोड़कर बाकी सभी डॉन और डॉन के गुर्गे जेलों में पहुंच चुके थे। मुंबई अब अंडरवर्ल्ड के नासूर से लगभग उबर चुका था। 2003 में दाऊद के छोटे भाई इकबाल कासकर को दुबई से डिपोर्ट कर मुंबई लाए जाने के बाद धीरे धीरे दाऊद गैंग ने भी मुंबई में अपना ऑपरेशन पूरी तरह बंद तो नहीं लेकिन कम कर दिया। खुद दाऊद भारत से भागकर पाकिस्तान पहुंच गए। बाली से गिरफ्तार कर दिल्ली लाए गए छोटा राजन को तिहाड़ में बंद कर दिया गया, जहां वो उम्र कैद की सजा काट रहा। अबू सलेम और अरुण गवली भी अलग अलग केसों में उम्र कैद की सजा काट रहे। बंटी पांडे और रवि पुजारी जैसे गैंगस्टर भी जेल के अंदर ही हैं। कुल मिलाकर मुंबई में एक तरह से अब अंडरवर्ल्ड का पूरी तरह से खात्मा हो चुका था। और बस यही वो चीज है जिसने लॉरेंस बिश्नोई को मुंबई की तरफ आकर्षित कर दिया। सामने कोई राइवल गैंग नहीं, ऐसे में अपने गैंग के लिए जमीन तैयार करना उसके लिए कहीं ज्यादा आसान था। मुंबई में 93 के सीरियल धमाके के बाद अंडरवर्ल्ड भी 2 हिस्सों में बंट चुका था, एक राष्ट्रभक्त अंडरवर्ल्ड और दूसरा राष्ट्र विरोधी अंडरवर्ल्ड। और इसी के साथ अंडरवर्ल्ड में हिंदू मुस्लिम को लेकर भी बंटवारा हो गया। छोटा राजन ने खुद को राष्ट्रभक्त और हिंदू डॉन घोषित कर दिया
2000 की शुरुआत से शुरू हुआ ये सिलसिला छोटा राजन और दाऊद से होते हुए अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग तक पहुंच चुका है। लॉरेंस गैंग की तरफ से सोशल मीडिया पर जब भी कोई पोस्ट डाला जाता है उसमें जय श्री राम और जय भारत जैसे शब्दों का इस्तेमाल खास इसी मकसद से किया जाता है। अंडरवर्ल्ड पर काम कर चुके कुछ सीनियर पुलिस अफसरों के मुताबिक लॉरेंस डी कंपनी से भी बड़ा अपना गैंग बनाना चाहता है। डी कंपनी की तरह ही वो अपने गैंग को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाना चाहता है और इसीलिए वो दाऊद की तरह ही मुंबई पर भी अपने गैंग का कंट्रोल चाहता है। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। अभी हाल में ही कनाडा सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग को आतंकवादी संगठन की सूची में डाल दिया है। यह कदम कनाडा में हाल में हुई शूटआउट की कई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। हालांकि कनाडा से दूर भारत में खासतौर पर मुंबई अंडरवर्ल्ड पर भी लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग की नजर है। यही वजह है कि लॉरेंस गैंग जब तक बॉलीवुड को भी अपने निशाने पर लेता रहा है। 90 के दशक में जिन पुलिस वालों ने अंडरवर्ल्ड को करीब से देखा, उससे निपटे और फिर उसका सफाया किया, उनमें से लगभग ज्यादातर रिटायर हो चुके हैं। अब पुलिस की जो नई खेप है उसे मुंबई में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या अंडरवर्ल्ड जैसी चीजों से निपटने का उतना तजुर्बा नहीं, न ही उनके पास मुखबिरों का ऐसा कोई नेटवर्क है। लॉरेंस गैंग का काम करने का तरीका भी मुंबई पुलिस के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। असल में 90 के दशक में जिस तरह से दाऊद इब्राहिम या अबू सलेम बिहार और यूपी के बिल्कुल नए लड़कों को मुंबई बुलाकर उनसे काम करवाते थे, ठीक वही तरीका लॉरेंस गैंग का भी है। इन लड़कों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता, जिसकी वजह से पुलिस का उन तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने कुछ वक्त पहले ही लॉरेंस और लॉरेंस गैंग के बारे में एक डोजियर तैयार किया था। इस डोजियर में भी NIA ने साफ साफ ये कहा है कि लॉरेंस डी कंपनी जैसा ही अपना नेटवर्क खड़ा करना चाहता है। NIA की डोजियर के हिसाब से 10 साल पहले तक लॉरेंस का गैंग सिर्फ पंजाब तक ही सीमित था, लेकिन अब हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, झारखंड, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल तक में छोटे बड़े गैंग के साथ मिलकर यह अपना गैंग खड़ा कर रहा है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि देश के बाहर 6 और देशों में लॉरेंस गैंग एक्टिव है। इसमें कनाडा, अमेरिका, अजरबैजान, पुर्तगाल, UAE और रूस भी शामिल है। लॉरेंस बिश्नोई के अलावा उसके गैंग के कुछ खास मेंबर हैं जो अलग अलग राज्य और देश संभालते हैं। लॉरेंस का खासम खास गोल्डी बरार कनाडा, पंजाब और दिल्ली गैंग को संभालता है। रोहित गोदारा राजस्थान, मध्य प्रदेश और अमेरिका में गैंग को देखता है। पुर्तगाल, दिल्ली, NCR, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल की कमान लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के पास है, जबकि काला जठेड़ी हरियाणा और उत्तराखंड में गैंग देखता है। सभी गैंग सरगना सीधे अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को रिपोर्ट करते हैं। NIA के डोजियर के मुताबिक लॉरेंस गैंग में इस वक्त 700 से ज्यादा शूटर हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 300 शूटर्स अकेले पंजाब से हैं। शूटरों या लड़कों को अपने गैंग में शामिल कराने का लॉरेंस का तरीका लगभग वैसा ही है जैसा अबू सलेम का था। अपने दुश्मनों को धमकाने या उन्हें ठिकाने लगाने के लिए वो कभी अपने गैंग के खास मेंबर का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि नौजवान लड़कों को जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता उन्हें ही कुछ पैसे देकर उनसे अपना काम निकलवा देता। ऐसे कई केस में देखा गया है कि लॉरेंस गैंग के लिए काम करने वाले लड़कों ने गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा किया कि उन्हें पैसे के अलावा काम हो जाने के बाद भारतीय कानून से बचाकर विदेशों में बसाने का भी भरोसा दिया गया। लॉरेंस गैंग के शूटरों के पास। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।